आदाब सामाइन। ये वीडियो टीजीटी उर्दू डीएसएसबी की तैयारी किस तरह की जाए उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, और बहुत सी बातें हैं जिनसे आप भी वाकिफ़ होंगे, जिसकी वजह से मुझे ज़रूरी लगा कि इन बातों पर तज़किरा होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो तैयारी की जाए। टीजीटी उर्दू मेल की जहाँ तक बात है, अगर हम 2017 या 18 में जो अभी रिक्रूटमेंट 19 में आकर जो ज्वाइनिंग हुई उसकी बात करें तो आधे से ज़्यादा पोस्ट खाली रह गई, लोग क्वालिफाई तक न कर सके। यानी वैकेंसीज़ निकली, मगर वैकेंसीज़ को भरने के लिए जो फ़र्स्ट पेपर, अभी हम जिक्र करेंगे, दो पार्ट्स होते हैं। तो फ़र्स्ट पेपर में 40 नंबर जनरल कैंडिडेट्स को लाने थे, वो 40 नंबर भी ना ला सके, और आधी से ज़्यादा जो वैकेंसीज़ थी वो खाली रह गई। इसी तरह टीजीटी उर्दू फ़ीमेल का तो पूछना ही क्या, उसमें तो एक पोस्ट को छोड़कर बाकी तमाम आसामियां खाली रह गईं, बाकी सीटें न भर सकी, एक शख्स को छोड़कर कोई भी क्वालिफाई न कर सका। तो ये कुछ अहम बातें थीं जिन्होंने मजबूर किया इस बात पर कि ज़रा तैयारी करने वालों को झंझोड़ा जाए कि भाई ये क्या बात है कि वैकेंसीज़ तो निकल रही हैं, लेकिन हमारा रवैया इस तरह का क्यों है कि वैकेंसीज़ निकलने के बाद भी भर नहीं पा रही हैं, क्यों मकसद अधूरा रह जा रहा है। और इल्ज़ाम फिर किस पर आता है कि उर्दू के साथ जो कुछ रवैया अपनाया जा रहा है उसका इल्ज़ाम किस पर आता है कि अगर सीट्स को भरने के लिए हम में उतनी ये अलग बहस है कि डीएसएसबी या और जो एजेंसीज़ हैं उनको फ़र्स्ट पार्ट इतना टफ़ या जैसा वो बनाते हैं वैसा बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये अलग बहस है। लेकिन हमें अब जो सिस्टम है उसी सिस्टम को फॉलो करना है। उसे अगर हम बदल नहीं सकते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी, अपने आप में थोड़ी वो काबिलियत पैदा करनी होगी जिससे कि हम उनके सिस्टम पर या जो वो हमसे चाहते हैं हम उसको पूरा कर सकें, ताकि वो सीट्स जो हैं अब जो आने वाली हैं 1 महीने 2 महीने 6 महीने जब भी आए, वैकेंसीज आने के बाद आप ये ना समझें कि तैयारी वैकेंसीज आने के बाद शुरू करनी है। नहीं, तैयारी करने का तो वक्त अभी है, पिछला अंजाम हमारे सामने है। तो बेहद ज़रूरी है कि अब हम रोज़ाना जो ये वक्त है, जो कुछ हमारे पास खाली वक्त है, इसको इस्तेमाल में लाएं। इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे या इधर उधर वक्त गुजरता जाएगा और फिर से जो है वैकेंसीज़ आ जाएंगी और अब तब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीन माने कि बहुत सारी जो हमारी कमज़ोरियां हैं हम उन्हें उस मुख्तसर जो वक्त होगा पूरा नहीं कर सकेंगे। उस मुख्तसर वक्त में हम उर्दू अदब पढ़ेंगे कि जनरल मैथ्स और जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ये सब तैयार करेंगे कि उर्दू अदब पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट को तैयार करेंगे। तो इसीलिए जो कमज़ोर हिस्से हैं आज हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से आप अभी से जो है अपने वक्त का इस्तेमाल करें और जितना कुछ बेहतर कर सकते हैं, जो कुछ पुराने धब्बे दाग धब्बे लग चुके हैं टीजीटी उर्दू के रिज़ल्ट पर, ख़ास तौर पे फ़ीमेल के बारे में या मेल में भी आधे से ज़्यादा वैकेंसीज़ मैंने कहा खाली रही, उनको अब साफ़ किया जा सके। ऐसा और पोस्ट्स में भी हुआ, पीजीटी फ़िज़िक्स फ़ीमेल में हुआ, शायद कोई भी शख्स क्वालिफाई ना कर सका। तो उर्दू के साथ ख़ास नहीं है, हो सकता है फ़र्स्ट पेपर थोड़ा सा टफ़ आ गया हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें अपने आप को ही, अपनी सलाहियतों को जो है और संवारना होगा, सुधारना होगा, मजबूत करना होगा, ताकि हम जो कुछ पैटर्न, जिस पैटर्न में हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसी पैटर्न के मुताबिक हम तैयारी करें और क्वालिफाई कर सकें, जिससे कि वो मकसद पूरा हो कि जिस मकसद के लिए आपने उर्दू में ग्रेजुएशन किया और बीएड किया। अब इस तमहीद के बाद आइए आखिरी पर्चा जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका हम तजज़िया करते हैं। आप में से बहुत से लोग एग्ज़ामिनेशन स्कीम से वाकिफ़ होंगे कि पेपर किस तरह आता है। जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए एक बार बता देते हैं कि इसमें दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा 100 नंबर का और इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो भी 100 मार्क्स का ही होता है। इस तरह 100 + 100 टोटल जो इम्तिहान बनता है वो हमारा 200 नंबर का बनता है। होता क्या है इसमें कि ये दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, और दोनों हिस्सों में कम से कम 40 नंबर, यानी हर हिस्से में 40 नंबर जनरल कैंडिडेट्स जो हैं उनको हर हिस्से में 40 और दूसरे हिस्से में भी 40 लाना ज़रूरी है। यानी मेरिट तो बाद में बनेगी, पहले ये देखा जाएगा कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया।
जो हमने भी बताया कि बहुत सारे लोग जो है पहले पेपर में 40 नंबर ही ना ला सके, जो जनरल के थे। ओबीसी के थे वो 35 ना ला सके, क्योंकि ओबीसी के लिए, जो दिल्ली के ओबीसी हैं, उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त है, क्राइटेरिया, वो 35 नंबर का है। तो अक्सर हजरत उर्दू में तो आसानी के साथ इतने नंबर आ ही जाते हैं, लेकिन मामला फ़र्स्ट पेपर का रह जाता है। उसी पर आज हमारा फोकस रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, 100 नंबर का है, और इसी तरह उर्दू अदब से मुताल्लिक़ जो सवाल जिसमें पूछे जाते हैं वो भी 100 नंबर का है। इस तरह पूरा पेपर 200 नंबर का बनता है। अब फर्स्ट पार्ट का जो ब्रेकअप है वो कुछ इस तरह से है कि 20 नंबर की हिंदी और फिर 20 नंबर की इंग्लिश है। 20-20 नंबर के 5 चीज़ें हैं, जीके है। इन पाँचों को मिलाकर 100 नंबर बनते हैं। आप देख रहे हैं इनके सामने मैंने कुछ संख्याएं और नंबर्स लिखे हैं, कुछ आदद लिखे हैं। मैं इनको अभी समझाऊंगा कि मैंने क्यों लिखे हैं। असल में अभी जो आपके सामने मैं क्वेश्चन पेपर दिखाने की भी कोशिश करूंगा, ताकि आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकें कि क्वेश्चन पेपर जो पर्चा है वो किस दर्जे का है। ये जो मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि एक आम शख्स एक आम तैयारी के बाद कम से कम हिंदी में 13 से 15 नंबर आसानी से, जो पुराना पेपर हुआ, ला सकता है। यानी उस पेपर की जो हिंदी का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है उसको देखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि हल्की फुल्की तैयारी वाला 13 से 15 नंबर आसानी से ला सकता है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, 6 से 10 नंबर आसानी से आ सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से सवाल बआसानी हो सकते हैं। रीजनिंग के भी थोड़ी सी मुश्किल रही बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले थे। यानी एक जो है वो इसमें स्टेटमेंट दे दी गई और फिर नीचे जो कंक्लूजन दे दिया गया और फिर ऑप्शंस देकर जवाब पूछे गए। मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। देखिए, बहुत सारे सवाल आप देखेंगे कि ऐसे थे कि जो आसानी के साथ 7 से 10 सवाल हो सकते हैं। जीके यकीनन डीएसएसबी की जीके ही बहुत मशहूर है, और जीके का अपने आप में जो एरिया है वो बहुत वसी है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसीलिए जीके की स्ट्रेटजी क्या रहेगी उस पर भी अभी हम आगे बातचीत करेंगे। अब हम इन सब के बाद अगर इनका टोटल करें, अगर हम कम तादाद वालों का, पहले वालों का टोटल करें, तो ये 19, 5, 24, 31, 33 बैठता है। और दूसरी साइड का टोटल करें तो 48 बैठता है। पता क्या चला कि अगर आप इस तरफ हैं तो आप ओबीसी हैं या जनरल हैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप इस कम से कम की तरफ भी हैं तब भी क्या है, हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि हम इसको कम से कम 50 नंबर पर ला सकें। यानी 50 नंबर तो हमारे 100% आ ही सके। तो 50 नंबर 50 की तैयारी करने पर नहीं आते हैं, बल्कि जब आप 60 नंबर की तैयारी करेंगे, 65 की तैयारी करेंगे, तब जाकर जो है वो 45 से 50 के बीच में नंबरात इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब हम देखते हैं ज़रा कि किस तरह से ये नंबरात आएंगे, किस तरह। तो मैं अब जायज़ा लेना शुरू कर रहा हूँ कि इंग्लिश को हम ले रहे हैं कि जो पुराना टीजीटी उर्दू फ़ीमेल का जो इंग्लिश का पेपर हुआ, ज़रा उसमें देखते हैं क्या क्या कितने कितने नंबर का आया था। सबसे पहली चीज़ थी, अभी हम क्वेश्चन पेपर ही दिखाएंगे, बाकी सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी वगैरह के लिए क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा बात समझ में आएगी। ये मोटे तौर पर मैं एक बस खाका सा पेश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी जिसमें सब्जेक्ट जो काम करने वाला, वर्ब जो फेल है, और इन दोनों के एग्रीमेंट, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इन दोनों का सही होना, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लाई गई हो और वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट लाया गया हो। मैं मिसाल दे सकता हूँ इसकी। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वो दिल्ली में रहता है, तो अगर मैं लिखूँ ही लिव इन दिल्ली, तो आपको मालूम है ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही है और ही के हिसाब से वर्ब नहीं लाई गई है, लिव्स आना चाहिए था, अब आकर ये सही हुआ है। तो हम इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आम ज़बान में बहुत सादा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने पेश किया। इस तरह के 3 सवालात मौजूद हैं, जी हाँ, और बहुत मुश्किल नहीं है, आप देखेंगे। इसके अलावा एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग का मतलब है आपके सामने एक जुमला दे दिया गया है, सेंटेंस दे दिया गया है, और उस जुमले में आपको बताना है कि गलती कहाँ पर है। जी हाँ, ये सवालात भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एरर फाइंडिंग के सवालात आते हैं और इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी जो ज़्यादातर सवाल आते हैं वो स्टैटिक पोर्शन है, यानी बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है। वो एक तरह से ऐसा है कि जो आप कह सकते हैं कि उसमें तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं, जो गिने चुने रूल्स हैं उन्हीं पर जो है बार बार सवालात पूछे जाते हैं। तो आप अगर उन गिने चुने रूल्स को ही रट लेंगे, मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आप समझने के बाद याद कर ही लें, तो इंशाल्लाह आप ये कर पाएंगे। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस है।
अगर ऐसा होता तो वैसा होता, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं कि मैं वहाँ पहुँचा ही था कि ये हो गया, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इस तरह के दो सवालात हमें देखने को मिले। इसके अलावा एक बहुत आसान चीज़ होती है, देखिए क्वेश्चन टैग्स, मान लीजिए 12-15 क्वेश्चन टैग्स हैं, अगर वो कर लिए जाए ना, आप देखेंगे कि जो दो सवाल आप देखेंगे वो उन्हीं में से आया हुआ है। क्वेश्चन टैग कैसे बनता है? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इस तरह बनता है कि क्या आपने खाना खा लिया है, और फिर हम उसके बाद एक क्वेश्चन टैग लगाते हैं जो पहला अगर पॉजिटिव में होता है तो उसके बाद नेगेटिव। अभी इसको समझाने का मौका नहीं है, मैं पेपर की मदद से थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन टैग्स पर सवालात पूछे गए हैं। दो सवालात इडियम्स पर हैं, मुहावरा आप इनको कह सकते हैं। इसके अलावा 3 सवालात प्रीपोजिशंस पर हैं, ज़मीर पर, ज़माइर पर हैं। और 2 सवालात जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस को तब्दील करने के लिए कहा गया, अगर वो मुस्बत हैं मिसाल के तौर पर तो कहा गया कि उसे मनफ़ी में तब्दील करो, मनफ़ी से मस्बत में तब्दील करो, मिसाल है। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ज़रा देख ही लेते हैं। अब हमारे सामने पुराना जो इंग्लिश का सेक्शन है 20 नंबर का, वो आ गया है, जिसमें मैंने आपको ज़िक्र किया कि देखिए आप ये इसमें आपको एरर, गलती का पता लगाना है कि कौन से हिस्से में, ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऐसा है जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ग्रामेटिकली गलत है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो भी इस पर है, और मैं बता दूं आपको, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल रूल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हाँ, आप अगर ये दोनों सेंटेंसेस इनको देख लें अगर ध्यान से, अभी आप बाद में जब वीडियो के पूरा होने के बाद आप इन्हें देखें और कोई सी भी सादा इंग्लिश की किताब निकालें, तो आपको इन सवालों के जवाब आसानी के साथ उसमें मिल जाएंगे कि इसमें कौन सी गलतियाँ दी गई हैं। आप एरर फाइंडिंग का चैप्टर निकालेंगे, आपको वहाँ आसानी से गलतियाँ मिल जाएंगी, इन गलतियों पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए करेक्ट ईडियम, जैसा मैंने कहा कि ईडियम पर, मुहावरों पर 2 सवाल हैं, 83, 84। इनको आप कह सकते हैं यकीनन कि ये थोड़े से मुश्किल है, मतलब पढ़ा जाए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आम सी तैयारी पर उसके हिसाब से ये थोड़े से मुश्किल हैं। आगे देखें तो एंटोनिम, मुतज़ाद बताना है, इवोकेटिव, ये भी थोड़ा सा ज़रा सा मैं कह सकता हूँ कि उन तलबा के लिए जो इंग्लिश में जिन्हें महारत नहीं है उनके लिए मुश्किल है। एक्सीड, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसका जो अपोजिट बताना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसा मैंने कहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सही फ़ेल से जो है वो ब्लैंक को भरना है, खाली जगह को भरना है, सही फ़ेल का इस्तेमाल करना है। और आप यकीन माने कि ये मुश्किल नहीं है, ये सवालात बहुत आसानी के साथ आप किताब में 5-10 दिन की तैयारी से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तैयार करें तो बड़ी आसानी से ये सवालात हो जाएंगे। 3 सवालात इस पर आए हैं, देखिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसको मैंने कंडीशनल या उससे मिलते जुलते सेंटेंसेस की शक्ल में कैटेगरी में रखा है। द जेम इज़ टू स्मॉल, ये भी देखिए बहुत मुश्किल रूल नहीं है, आसानी के साथ इसका आंसर बी है। जब भी इस तरह की तरकीब आती है टू स्मॉल, तो उसके बाद टू तो ज़रूर आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड फॉर्म आती है। जी हाँ, और नेगेटिव कभी भी नहीं आता है। आप देखें पहला ऑप्शन है कैंट बी, नेगेटिव है, मनफी है। इसके बाद जो है वो नोबडी, ये भी मनफी है, तो 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। और तीसरा बचा, मैंने बताया कि टू ज़रूर आता है, टू बी सीन या टू बी ईटन, कि दिस फ्रूट इज़ टू बिग टू बी ईटन, यानी ये फल बहुत बड़ा है कि मैं इसको खा नहीं सकता, ये मतलब निकलता है इसका कि खाने के लिए बहुत बड़ा है, यानी खाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। ये एज सुन एज द स्पीच स्टार्टेड, जैसे ही स्पीच शुरू हुई, देखिए बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान है। ये 2-3 चीज़ें हैं, हार्डली, स्केर्सली, जिन पर बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, और ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत कहाँ से आ गई है पता नहीं, हार्डली, स्केर्सली, आप देखेंगे इनके रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन तीनों के साथ हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इन तीनों के साथ जुमले के एक हिस्से में अगर हार्डली, स्केर्सली, बेयरली हो, तो दूसरे हिस्से में हमेशा जो है वो व्हेन आता है। जी हाँ, व्हेन। और इसी तरह एक बच जाता है नो सूनर, तो नो सूनर के साथ देन आता है, THAN। जी हाँ, जो नो सूनर है हमारा, उसके साथ जुमले के दूसरे हिस्से में देन आता है। और यहाँ जो क्वेश्चन है वो एज सून एज पर है, तो याद रखें कि इसके साथ कुछ भी नहीं आता। पहला ऑप्शन देखिए देन है, दूसरा ऑप्शन में व्हेन है, थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में सॉरी, देन है, कंपैरिजन वाला देन, तकाबुल करने वाला देन है ये। तो बचा सी ऑप्शन, यही सही जवाब है।
जी हाँ, बहुत ज़्यादा देखने की, देखिए सवाल में मैं और कुछ रूल बता ही नहीं रहा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, तो कितनी आसानी से सवाल का जवाब मिल रहा है, तो क्यों ना इसको आसान की कैटेगरी में रखा जाए। और आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनको आसान की कैटेगरी में रखा जाएगा, और आप आसानी के साथ 6 से 10 सवाल, जैसा मैंने कहा, कर लेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी ये नॉट मनफी में सवालात हैं, आपको मुस्बत में बदलना है, पॉजिटिव में बदलना है। राम इज़ नॉट सो फूलिश एज यू थिंक। हम एज का मतलब जानते हैं जितना, यानी कि आम तौर पे जानते हैं ना, इसका मतलब जितना, यानी राम इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना तुम सोचते हो, जितना तुम्हें लगता है। आसानी से आप ऑप्शन देखिए, राम इज़ अ वाइज पर्सन, कि राम जो है वो समझदार शख्स है। राम इज़ नॉट वेरी वाइज, राम बहुत समझदार नहीं है। राम इज़ वाइजर देन यू थिंक, वाइजर देन, ये देन मैंने बताया तकाबुल के लिए आता है। तकाबुल किसका, कि राम ज़्यादा समझदार है, वाइज में जो आर है वो भी तकाबुल के लिए है। राम ज़्यादा समझदार है उससे जितना तुम सोचते हो। देखिए कितनी आसानी से आपको आंसर मिल रहा है, सी इसका सही जवाब है। इसी तरह देखिए 93, आई डोंट पसेस एनीथिंग एल्स, यानी मेरे पास इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। पसेस कहते हैं कि कोई चीज़ आपकी अगर मिल्कियत में हो तो वो पोजीशन में है। आप कहते हैं ना फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला, तो दिस इज़ ऑल आई पोसेस, पहले ही ऑप्शन बता रहा है कि ये सब कुछ है जो मेरे पास है। ख़त्म बात, मुस्बत में बदलना था। अगर आप देखें कि अफर्मेटिव में बदलना है, मुस्बत में बदलना है, ये भी देखिए ध्यान से कि जो बी है, माई पोजीशन इज़ नॉट मच, ये तो खुद मनफी है। तीसरा है माई पोजीशन आर नॉट बेटर, ये भी मनफी है। और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन सिर्फ दो ही हमारे पास बचे, और जो पहला ऑप्शन है वो मुस्बत भी है और सही भी है, मानी भी सही निकल रहा है। आगे चलते हैं। 94, 94 और 95 में आपको सिनोनिम्स बताने हैं, नियरली द सेम। जी हाँ, मुतरादिफ कह सकते हैं, वाइकेरियसली। देखिए ये भी मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, जब हम किसी और को कुछ होता हुआ देखें, किसी और की पिटाई हो रही हो और बच्चा खुद सुधर जाए, तो ये वाइकेरियस एक तरह से पनिशमेंट का असर है, ये वाइकेरियस पनिशमेंट कहलाती है। तो वाइकेरियस सब्सटीट्यूट को कहते हैं, यानी जब डायरेक्टली किसी के, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, किसी दूसरे के साथ हुआ था, तो बाय सब्सटीट्यूट, और आपने भी उसका असर ले लिया, वाइकेरियस सब्सटीट्यूट। दूसरा रिपील, ये भी मुश्किल नहीं है, कानून को वापस ले लेना, रिपील करना कहते हैं, विड्रू, या हम कह सकते हैं वापस ले लेना। कानून वापस कर लिया गया, ले लिया गया, रिपील कर लिया गया। इसे हम मुश्किल अल्फाज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये दोनों अल्फाज ऐसे हैं कि जो आसानी से हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा, प्रीपोजिशन पर 3 सवाल हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, इसके अलावा तीसरा सवाल। देखिए प्रीपोजिशन आपको कुछ याद करनी होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा समझ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई आम सी किताब देखेंगे जो इंग्लिश की तैयारी कराती है, उसमें आप देखेंगे कि 50, 100 या इस और थोड़ी ज़्यादा प्रीपोजिशंस दे रखी होंगी। ज़रा सोचिए, हम उन 100, 200 को एक साथ देखते हैं, हम देखते हैं यार इतनी सारी है, मैं कितनी याद करूँगा, और सब कुछ छोड़ देते हैं। जी हाँ, ज़्यादा देखा तो सोचा अब यार कब तक याद करूँगा, कितनी याद करूँगा, भूल जाऊँगा, तो सब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कर रहा मैं। ये तरीका नहीं होता। बहुत ज़्यादा है तो ये तरीका नहीं है कि हम इसको करेंगे ही नहीं। ये हमसे ज़्यादा है, हमारी ताकत से ज़्यादा है, हमारी इस्तेदाद से ज़्यादा है, हम अपनी सलाहियत को एक्सप्लोर करते ही नहीं। हम कभी समझ ही नहीं पाते हमारी सलाहियत कितनी है, हम अपने आप को खुद ही कमतर समझते रहते हैं, एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, अपने आप को खुद हमेशा जो है चीज़ों से कम समझते हैं, एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड से, लेवल से अपने आप को हमेशा कम समझते हैं। क्यों ना हम अपनी तैयारी को उस लेवल पर लेके चले जाएं जब क्वेश्चन पेपर जो है वो हमसे कमतर हो जाए। कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करेंगे तो जहां आज हम हैं उससे कुछ तो ऊपर आएंगे। ये सोचने समझने की बात है। देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको डराती है ना, पहले सबसे पहले उस चीज़ का डर ख़त्म करिए। जब तक डर ख़त्म नहीं करेंगे, आपको आपके अंदर इम्तिहान में बैठने का हौसला नहीं आएगा। आप मैथ्स में या इंग्लिश में मान लीजिए बहुत कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर हैं तो कब तक रहेंगे? क्या कमज़ोर रहते 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 ही हम एग्ज़ाम में बैठ जाएँ? 1 साल गुजर जाता है, इम्तिहान में बैठे, इंग्लिश में वही 5 सवाल होते थे, 1 साल गुजर गया, अभी भी 5 सवाल हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि मैंने इस बीच कुछ नहीं करा, यही सोच के कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। तो उसको डर को निकालना था ना। रोज़ाना अगर एक चीज़ भी सीखते इंग्लिश की, तो 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में कितनी चीज़ें सीख जाते। तो आज जो ये 20 सवाल नज़र आ रहे हैं, जो 5 थे तो 5 से 7, 8, 10 तो होते। पता चला कि गलतियां हमारी हैं, कहीं ना कहीं कमियां हमारी हैं, हमारा ढील का रवैया है, और हमारी जो स्ट्रेटजी है ना वो सही नहीं है। हमने अपने आप को कम समझ रखा है और हम वक्त को ज़ाया होने देते हैं। कोई चीज़ नहीं आती तो नहीं आती, बस यही कहकर बच जाते हैं। ये नहीं कि थोड़ी सी तो आ जाए, कुछ तो आ जाए। इस पर अमल करना होगा। देखिए
मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली उर्दू अदब की, बहुत अच्छे से उर्दू लिटरेचर सेकंड पार्ट तैयार कर लिया, मगर आपकी इंग्लिश और मैथ्स मान लीजिए बहुत कमज़ोर है। आप इम्तिहान सेंटर पर खड़े होंगे ना, आपके अंदर हौसला नहीं होगा, यकीन माने आपके हाथ पैर कपकपा रहे होंगे क्वेश्चन पेपर को देखते ही। क्यों? कि उर्दू की तैयारी कितनी अच्छी हो, लेकिन इस चीज़ का डर तमाम चीज़ों पर हावी हो जाएगा। इंग्लिश ना आने का डर, मैथ्स ना आने का डर, ये तमाम चीज़ों पर हावी हो जाएगा और आप अपने आप को देखेंगे कि आप वो सवालात भी गलत करके आ जाएंगे जो आपको सही आते थे। ये तजर्बा है आपका, आपने खुद महसूस किया होगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो कमज़ोरियां हैं उनको दूर करें, आज से दूर करें, इंतज़ार ना करें कल का एडवर्टीज़मेंट आने का, बिल्कुल नहीं, आज से दूर करें। आगे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन टैग्स आ गए, देखिए सुटेबल क्वेश्चन टैग्स 99 और 100 बहुत आसान है और आप इनको आसानी से कर सकेंगे। 15 12 15 20 क्वेश्चन टैग्स है, याद कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए, आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं वक्त लगेगा और आप आसानी से कर लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन टैग्स हैं। आप क्वेश्चन टैग्स आज ही इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट पे सर्च करें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन टैग्स मिलेंगे और उसमें ये भी मिलेंगे कि नीड नॉट अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ नीड आई आएगा या डू आई आएगा। इसी तरह हैव सम मोर राइस, कुछ चावल लीजिए तो क्या आएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे ज़रूर और अपनी कमज़ोरियों को आज से ही दूर करने की कोशिश करेंगे। इस डर को अब और ज़्यादा हावी नहीं रखना है अपने ऊपर, इस डर को ख़त्म करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना तो हर पेपर सामने आता रहेगा और हमारी हालत वही रहेगी जो पहले थी। हिंदी आ गई है अब। जैसा मैंने कहा, हिंदी देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। पहला सवाल देखिए, स्वच्छता शब्द क्या है? देखिए स्वच्छ, कोई चीज़ स्वच्छ है, कोई चीज़ स्वच्छ है, साफ़ है, इसको आप उर्दू में देखिए ना, उर्दू में अगर आपको उर्दू बहुत अच्छे से आती है उसको उर्दू में बदल दीजिए। स्वच्छता क्या है? कोई चीज़ स्वच्छ है, कोई चीज़ साफ़ है। साफ़ है तो क्या है? वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। अगर साफ़ है तो मैंने कहा साफ़ कपड़े, तो कपड़े जो नाउन है, जो इसम है, अगर कोई चीज़ उसको उसकी तारीफ़ बता रही है तो वो सिफत है, तो एडजेक्टिव है। यहाँ स्वच्छता का जिक्र है कि स्वच्छता, सेंटेंस बनाइए, इस तरह का सवाल पूछा जाए सेंटेंस बनाइए, आप देखेंगे कि आप पहुंच जाएंगे वो क्या है। आप कहें कि स्वच्छता अच्छी चीज़ है, अब आप देखिए आपको पता लगा कि स्वच्छ से जो स्वच्छता बना ये असल में किसी चीज़ का नाम है। हाँ, साफ रहने का जो अमल है उसका नाम स्वच्छता है, तो ये क्या है? संज्ञा है, ख़त्म बात। कितना आसान सवाल है। आहा, चोर पकड़ा गया। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा आहा क्या है। इंग्लिश में भी आते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते, ये एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं। आहा, हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक कह देते हैं। एक बार पता चल गया, ना विशेषण है, ना क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। सर्वनाम वो होता है जो नाम की जगह इस्तेमाल हो, जिसे हम ज़मीर कह देते हैं। इसके अलावा विशेषण सिफत होती है, नाउन की विशेषता बताने वाली, संज्ञा की विशेषता बताने वाली चीज़ विशेषण होती है। जो इसम की तारीफ बताए वो विशेषण है। क्रिया विशेषण जो फ़ैल की तारीफ बताए वो क्रिया विशेषण है। क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं इन दोनों सवालात में। आगे देखिए, फिर वही सवाल, ध्वनियों के साथ मिलाना है। हाथी की आवाज़ को हाथी की आवाज़, मेंढक की आपको पता है टर्राता है। ऑप्शन देखिए, 2 का ई, कितने ऑप्शन में 2 के लिए ई है? देखिए ज़रा ध्यान दिए, 2 तरह के ई हैं, छोटी ई है ये, तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं जिनमें छोटी, एक ही ऑप्शन में छोटी ई है। देखिए इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 के लिए मेंढक के लिए टर्राना ऑप्शन दिया गया। कितनी आसानी से सवाल, आप देखते भी नहीं है, आप सवाल देखते हैं और सोचते हैं ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, उस सवाल को पढ़ते भी नहीं, आगे चले जाते हैं। अरे पढ़ के तो देखिए, क्या पता वैसे ही हो जाए, क्या पता लॉजिक से ही हो जाए, थोड़ी सी समझ इस्तेमाल करने से ही हो जाए। ये एग्ज़ाम को मैं अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि किस तरह से इम्तिहान आए, क्वेश्चन पेपर आए तो उसको कैसे करना है। बिल्कुल अगर उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो इसका ये मतलब नहीं आपको कुछ भी नहीं आता, नहीं, उसको पढ़िए, देखिए, हो जाएगा वो। फिर से वही है, लताओं का, मधुमक्खियों का छत्ता आपको मालूम है। देखिए आसान सा बिल्कुल पूछा गया है। अब देख लीजिए ऑप्शन में दूसरे के लिए कहाँ पर जो है वो छोटी ई है। फिर से यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है भी जिसमें दूसरे के लिए छोटी ई है। रह क्या गया फिर? 4 सवाल तो यूं ही हो गए, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे देखते हैं ज़रा, संधि बतानी है। हालांकि ये बहुत आसान है, लेकिन मैं इसको आपके लिए ज़रा सी मुश्किल कैटेगरी में रख रहा हूँ, मीडियम कैटेगरी में, जिन्होंने संधि को बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अब पढ़ लेंगे, क्या हुआ, 2-3 सवाल आते ही हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ज़्यादा ज़्यादा पर्यायवाची याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए ज़रा इसमें नभ और अंबर और अंतरिक्ष, कितनी आसान सी चीज़ है आकाश। आप क्या सोचते हैं कि यार 1000 शब्द हैं, क्या सबके पर्यायवाची याद करें? लेकिन देखिए तो सही, एग्जाम्स में आमतौर पर आसान आसान चीज़ों के ही पर्यायवाची, आग हो गया, जल हो गया, कमल हो गया, इन इन चीज़ों के पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं। आप इतने सारे देखकर एक भी, 10 भी, 50 भी याद नहीं करते। अगर 5 पर्यायवाची रोज़ाना देखेंगे तो सोचिए 1 महीने में 150 हो गए, नहीं हो गए?
एक हफ्ते में एक दिन इतवार का दिन रिवीजन के लिए रख लीजिए तो 100 हो गए महीने में। तो नीरज आसानी से के साथ आपको नजर आ रहा है कि नभ भी आसमान है, अंबर तो है ही आसमान, और अंतरिक्ष तो है ही। 67 समास पूछा गया है, ये भी मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं है। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध की तरह अग्नि है, बेहद आसान है, समास में कुछ भी नहीं है, एक बार करके देख लीजिए। कारक पूछा है, देखिए कृष्ण ने कंस को मारा, कौन सा कारक है, क्या कहूं मैं, कितना आसान सवाल है। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह याद कर लीजिए। कर्ता ने यानी सब्जेक्ट जो होता है उसके आगे आमतौर पर ने आता है। मैंने ये काम किया, उसने ये काम किया, सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। जी हाँ, तो कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रम से 2 कारक हैं इसमें। कर्ता ने कर्म को, जिसको मारा जाए, यानी जिस पर मफऊल, जिस जो मफऊल है, जिस पर फेल सादिर हो, जिस पर फेल हो, वहां कर्म कारक होता है। तो पहले में कर्ता है, दूसरे में कर्म है, सी ऑप्शन है। कर्ता ने कर्म को, कृष्ण ने कंस को, कर्ता ने कर्म को, मारने वाले ने किसी को मारा, तो कर्ता और कर्म कारक हो गए। सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना, इसको बदलना है सामान्य भूतकाल में। गायत्री गीत गाती है, इसको सामान्य भूतकाल में बदलना है। गायत्री ने गीत गाया, गायत्री ने गीत गाती थी। देखिए पहले गलत हो गया, गायत्री ने गीत गाती, गायत्री गीत गाती थी, अभी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। गायत्री गीत गाई थी, ये भी गलत है। गायत्री गीत गाए, गलत है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, बस ये देखना था कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली सही है, बस आंसर मिल गया आपको कि गायत्री ने गीत गाया। इसको भी आप एक बार लूसेंट की हिंदी किताब से कर लेंगे, बड़ी आसानी से आप हिंदी के, मुझे लगता है मैंने वहाँ ऊपर कम सवाल लिखे थे, आप 17-18 आसानी से कर देंगे। और 17-18 अगर इसमें कर दें, सोचिए ज़रा कि क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी वालों का तो आधा काम हिंदी से हो गया। तो क्यों ना हिंदी और इंग्लिश में मेहनत की जाए कि जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती नहीं है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन नहीं है कि क्या आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, नहीं है, वो आसान आसान चीज़ें दोहराए। आप थोड़ा एग्ज़ाम के ऊपर से तैयारी करें, उसके स्टैंडर्ड से ज़्यादा तैयारी करें। मैं नहीं कह रहा कैसी स्टैंडर्ड पर तैयारी करें, क्योंकि 2018 में जो पेपर हुआ, यकीनन 2020 का पेपर उससे ज़रा सा मुश्किल होगा, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करनी होगी। देखिए ज़रा अनेक इसमें क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। एक शब्द में जो है एक जुमले को अदा कर दिया गया। जो ईश्वर को ना माने, आप जानते हैं नास्तिक होता है। देख लेते हैं ज़रा ऑप्शन, दूसरे के लिए आ कितने ऑप्शन में, ज़रा देखिएगा ध्यान से, सी ऑप्शन को देखिए ज़रा। और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन से सवाल हो रहे हैं। एक चीज़ बताओ जो ईश्वर को ना माने, नास्तिक होता है, यही बताओ, जवाब हो गया। आगे चलते हैं। फिर देखिए, काला घोड़ा जीत गया, काला क्या है, वाक्य में पूछा विशेषण क्या है। घोड़ा, घोड़ा किसी चीज़ का नाम है कि नहीं है, उससे पहले काला आ गया, बस यही विशेषण है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इस पेपर को ध्यान से देख लीजिएगा, और वरना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मैं जो दिखाना चाहता था वो यही कि पेपर हिंदी जो है वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बड़ी आसानी से जो है आप 18-19 सवाल आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, यकीन ना आए तो आप देख लीजिएगा, और लूसेंट की हिंदी की किताब 10 दिन पढ़ लीजिएगा, 20 दिन पढ़ लीजिएगा, फिर करके देख लीजिएगा। मैथ्स पे बात आ गई। अब मैंने मैथ्स के बारे में कहा था कि तकरीबन 5-6 सवाल ऐसे हैं, 7 सवाल ऐसे हैं जिनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनमें एक 42वां सवाल है जो मुश्किल नहीं है, उसमें एक 47वां सवाल है जिसको आप बहुत ज़्यादा, आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 48 सवाल मुश्किल नहीं है, 43 मुश्किल नहीं है, आसानी से हो सकता है, थोड़ी सी मैथ्स कर लें बस हो जाएगा। ये भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये भी मुश्किल नहीं है, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसी तरह ये दिशा वाला सवाल है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद करेंगे अभी हो जाएगा। जैसा जैसा वो कह रहा है क्वेश्चन में, वैसा वैसा करते जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। ये भी मुश्किल नहीं है, मैंने तो कम सवाल रखे, ये भी मुश्किल नहीं है। देखिए परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, बस ये पूछा है। बस इतना सा पता होना आपको कि √2 और पाई, ये तो बड़ी मशहूर अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय का उल्टा अपरिमेय, बड़ी मशहूर के √2 और पाई, यानी जिनकी वैल्यू हम एग्जैक्ट रूप में ना हासिल कर सकें। आप अगर पाई की वैल्यू देखेंगे तो 22/7 लिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 कुछ 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 कुछ, कभी 3, कभी 4, कभी 6 आता रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। मैं डिटेल में भी नहीं बता सकता। तो परिमेय संख्या वो होती है, यानी इसका उल्टा, जो P/Q की फॉर्म में, यानी आप अंश और हर के रूप में 2/3, 0/1, ये भी परिमेय संख्या है। 0/1, क्योंकि हर हर संख्या के नीचे एक तो लिखा ही जा सकता है, तो हर संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, परिमेय संख्या अपने आप हो गई।
जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए था कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, अपरिमेय अपरिमेय का अगर एग्जाम्पल ही पता हो ना आपको कि पाई बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है, अंडर रूट 2 बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है, ई बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है, अपरिमेय संख्याओं का सवाल हो गया। इसके अलावा 52 मुश्किल नहीं है। 57 रेलगाड़ी वाला सवाल है, आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 53 सवाल है, कुछ भी नहीं है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3680 है, इतने रुपए में इसको बेचा गया, लाभ इतना है, तो खरीदी कितने पर थी। अरे इस लाभ घटा दी, इसमें लाभ जुड़ गया ना, तो लाभ को घटाकर इसकी वैल्यू देखिए कि लाभ से पहले इसकी वैल्यू क्या थी। आप अगर कहेंगे तो हम ये छोट जो आसान आसान से सवालात हैं, इनको अगर आप आपके कमेंट्स अगर आएंगे हमें बताएंगे कि हमें कराने की ज़रूरत है, तो हम मैथ्स के ये छोटे छोटे टॉपिक्स करा देंगे। कुल मिला के 8-10 सवाल मैंने तो कम रखे थे, मुझे लगता है ज़्यादा ही सवाल हो रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वालिफाई ना करने की बात आ कैसे गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यानी उन लोगों ने यकीनन बिल्कुल मेहनत फ़र्स्ट पार्ट में की ही नहीं थी। आप ईमानदारी से खुद देखिएगा कि अगर आप ज़रा सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। रीजनिंग जैसा मैंने कहा थोड़ी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसमें ये सवाल और ज़्यादातर सवाल मैंने कहा जिसमें कथन दिया गया, फिर कार्यवाही यानी स्टेटमेंट दी गई, फिर पूछा गया, ये ज़्यादातर सवाल ऐसे थे जो ऑप्शन पढ़कर आपकी समझ के आधार पर हो जाने थे। आपको इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि यार ये तो मैंने पहले कभी नहीं किए, ये कैसे करूं। नहीं, ऑप्शन पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, खुद करके देखिएगा। हाँ, 31 को मैं थोड़ा इस वक्त मुश्किल कह सकता हूँ, हालांकि ये भी मुश्किल नहीं है, हो जाता है ट्रिक से। और इसके अलावा देखिए फिर से 29 कथन कल्पना, पढ़ लेते हैं इसको। यदि आप प्रबंधन का अध्ययन करना चाहते हैं तो संस्था एक्स से जुड़ें। आपका एक दोस्त है, उसने आपको सलाह दी कि अगर तुम प्रबंधन मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो ना तो वाला इंस्टीट्यूशन से जुड़ो। आप कब बताते हैं किसी को? जब आप सोचते हैं कि यार वो अच्छा है तभी तो बताएंगे ना। और मैं अगर आपको सलाह दे रहा हूँ तो इसका मतलब आप मेरी सलाह सुनते हैं, ये भी तो बात है ना, आप मानते हैं मुझे। ज़रा आप दोनों ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको आंसर क्यों नहीं मिलेगा देखता हूँ मैं। पहला है बी, ए की सलाह सुनता है, बिल्कुल लागू होता है। दूसरा है संस्था एक्स अच्छी प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराता है तभी तो वो सलाह दे रहा है उसकी, तो इससे तो दोनों लागू हो सकते हैं ना। एक और दो दोनों लागू होते हैं, ख़त्म बात। सवाल ऑप्शन पढ़ने से ही सवाल हो रहा है। इसे देखिए ज़रा, इसमें क्या मुश्किल है कि समरूपता पूर्ण करनी है। महासागर, महासागर में क्या होता है? जल होता है। तो ग्लेशियर में क्या होता है? बर्फ़ होती है, ख़त्म बात। कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। पढ़े तो सही, मेहनत तो करें, वक्त को ज़ाया करने से क्या होगा। इसी तरह कथन और निष्कर्ष का सवाल है, फिर से सीरीज़ को पूरा करना है, आप ध्यान लगाएंगे ज़्यादा मुश्किल नहीं बैठेगी। तो कुल मिलाकर यह है, रीजनिंग में आप स्टेटमेंट वाले सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। 37वां देखिए, क्या स्कूली शिक्षा निशुल्क फ्री कर देनी चाहिए? हाँ, साक्षरता का स्तर सुधारने का यही एकमात्र तरीका है। भी नहीं, इससे राजकोष पर एक बड़ा बोझ होगा, बड़ा वजन पड़ेगा। आपको बस कौन सा मजबूत तर्क है ये देख लीजिए, आप अपने हिसाब से सोच समझ कर देखेंगे तो आप सही नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तो ये रही रीजनिंग की बात। और यहाँ आकर जो है हमारा ये जो पेपर का एनालिसिस है, जो मोटे तौर पर जीके को मैंने छोड़ दिया है, जीके के लिए मैं स्ट्रेटेजी अब बताने वाला हूँ। मैंने जैसा कहा कि डीएसएसबी के जो जीके है ना वो सबसे ज़्यादा अनसर्टेन है, वो सबसे ज़्यादा उसमें करंट अफेयर्स भी हैं, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें पॉलिटी भी है, सिविक्स जिसे कह सकते हैं आप, हिस्ट्री भी है, तारीख़ भी है यानी कि। और इसी तरह उसमें आप जैसा मैंने कहा कि मईशत भी है, इकोनॉमिक्स भी है, कहीं से भी इस बार इकोनॉमिक्स पर बहुत सवालात पूछे गए। ये डीएसएसबी में ट्रेंड चलता है कि जो जिन चीज़ों पर पहले सवालात ज़्यादा पूछ लिए गए अब उन चीज़ों को बदल रहे हैं। हर जगह एग्जाम्स में यही ट्रेंड चल रहा है, नया कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। नया करने के लिए यानी अब तक जैसे पेपर बनते रहे, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा 10-15 साल से पूछी जाती रही हैं अब उनको कम करके दूसरी चीज़ें पूछ रहे हैं। जी हाँ, इकोनॉमिक्स पहले इतनी नहीं पूछी गई, अब पूछी जा रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अगर इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है, आप छठी क्लास की, 7वीं क्लास की, 9वीं क्लास की इकोनॉमिक्स की उर्दू मीडियम में भी किताबें मौजूद हैं, हिंदी मीडियम में भी हैं, एनसीईआरटी की किताबें उठाएं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर आज पढ़ लें, समझें। क्यों नहीं समझ में आएगा? बेसिक से सवाल पूछे गए हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जीके में जो बेसिक हैं। कुल मिलाकर कहने का मकसद मेरा ये है कि जीके में आप 5 से 7 सवाल करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके लिए आप रोज़ाना जो है आधा पौना घंटा जो है अगर आप निकालेंगे तो मुझे लगता है जीके को इससे ज़्यादा वक्त देना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर से आ रहा है। आप ज़्यादा वक्त किसको देंगे? मैंने आपको समझाया, बड़ी आपने देखा कि हिंदी बेहद आसान है, और हिंदी और इंग्लिश दो ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें जो है ऐसा नहीं है कि कुछ इस बार बहुत अलग आ जाएगा। आप ये आसानी से जान सकते हैं कि हिंदी है तो भाई
जो सवालात पूछे जाते हैं कि भाई गलत सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, पर्यायवाची पूछ लिए जाएंगे, कई शब्दों के लिए एक शब्द, जुमले के लिए एक शब्द पूछ लिया जाएगा, मुहावरे पूछ लिए जाएंगे, जैसे मैच द कॉलम करवाया गया, आवाज़ें मिलवाई गई। इसी तरह इंग्लिश में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाएगा, इडियम्स मुहावरे आ जाएंगे, गलती पता लगाना हमेशा आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा आता है, कंडीशनल सेंटेंस हमेशा आता है, शर्तियाँ जिसमें जुमले होते हैं। तो भाई हिंदी और इंग्लिश इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। यहीं से आपको ना कम से कम मान के चलिए 25 नंबर तो हर एक को यहाँ से निकालने ही होंगे। 25 नंबर आप हिंदी और इंग्लिश से मुझे लगता है ज़्यादा निकाल लेंगे। हिंदी आपने देखा 18 नंबर आराम से हो रही थी, और आपको 5 से 10 नंबर, तकरीबन 7-8 नंबर मैथ से निकालने होंगे और तकरीबन 10 रीजनिंग से निकालने होंगे। तो अगर आप 10-10 नंबर रीजनिंग और मैथ से निकाल लेते हैं तो आप आराम से 45 पर पहुँच जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं निकाल सकेंगे, आपको गलत लगता है, आप कोशिश तो करें। आप वो छोटे छोटे टॉपिक्स मैथ्स के, वो आसान से टॉपिक से शुरुआत करें। आप रेलगाड़ी वाले सवाल करें, आप साधारण ब्याज वाले सवाल करें, आप प्रॉफिट लॉस वाले आसान से सवाल करें। देखिए ज़रा कैसे नहीं होंगे, कब तक नहीं होंगे। आज आसान होगा, कल उससे एक स्टेप तब आगे बढ़ेंगे ना भाई। मरहले होते हैं। पहले ही दिन आप सोचें कि मैं मैथ्स का सबसे प्रॉफिट लॉस लेके बैठा हूँ और फ़ायदा नुकसान वाले सवालात लेके बैठा हूँ, और पहले ही दिन जो इनका सबसे एडवांस क्वेश्चन पहले ही दिन करना मुझे आ जाए, और नहीं आया तो मैथ्स बंद कर दी, नहीं मुझसे मैथ्स नहीं होती। भाई ऐसे नहीं होता। आप आज आसान करेंगे, कल उससे मुश्किल तभी तो कर पाएंगे जब उससे पहली सीढ़ी पर आपने कदम रख दिया होगा। तो भाई 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं मैथ्स के जिसमें से ज़्यादातर 7-8 सवाल आसानी से पूछ लिए जाते हैं। फ़ायदा लाभ हानि है, ध्यान से सुन लें, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज करना आ जाए तो चक्रवृद्धि के जो आसान सवाल हैं उन पर बढ़ा जा सकता है। रेलगाड़ी के सवाल हैं, और इसी के अलावा टाइम एंड वर्क यानी समय और काम, इतने आसान सवाल बनते हैं और बड़ी आसानी से हो जाते हैं। आयु के सवाल पूछे गए इसमें, आपने देखा। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, एक बार सारी संख्याएं क्या होती हैं इन्हें कर लीजिए, एक सवाल बन जाएगा, क्या जाता है। तो देखिए कहने का मकसद ये है कि अब मैंने जैसा कहा, वैकेंसीज 1 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए, आप तो ये मान के चलें कि मुझे 3 महीने बाद एग्ज़ाम देना है, और आज से ये मानकर तैयारी शुरू कर दें। आज से ही शुरू कर दें। ये ना सोचें एडवर्टीज़मेंट आने के बाद, ये ना सोचें कि यार अभी तो कुछ पता ही नहीं है आएंगी भी या नहीं आएंगी। वैकेंसीज आए ना आए, आप ये मानिए 3 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए। देखिए आज अब पहला पेपर, सबसे पहला चैलेंज आपके सामने पहला पेपर है। उर्दू अदब आपके लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। आप तारीख़ अदब उर्दू की किताबें पढ़ेंगे, और जो बुनियादी किताबें हैं जैसे आप अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो मुक़द्दमा शेर व शायरी है, और शिबली नौमानी की एक किताब है मवाज़ना अनीस व दबीर, बुनियादी बातें जिसमें हैं। तारीख़ अदब उर्दू बहुत सारे लोगों की आती है, लेकिन मैंने देखा DSSB राम बाबू सक्सेना की किताब में से कई सवाल पूछ रहा है। पिछले 2-3 पेपर मैंने देखे, PGT उर्दू में भी देखा, 8-10 सवाल उसमें से ही पूछे गए। जी हाँ, सीधा सीधा राम बाबू सक्सेना की स्टेटमेंट्स उठा के रख दी गई। तो तारीख़ अदब उर्दू की आपको 2-3 किताबें लेनी पड़ेंगी, और उसके आप 2-3 किताबों से मुताला करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो टॉपिक्स हैं, आप एग्ज़ामिनर मुम्तहिन कहीं से भी कोई सी भी किताब उठा ले, कहीं से भी सवाल बनाए, वो कुछ सवाल वहाँ से उठाता है, वो किताबें वो ढूंढता है जिसको सब नहीं पढ़ रहे। तो इस बात का ख्याल रखें। ये ना समझे राम बाबू सक्सेना को कौन पढ़ता है, पुरानी किताब है, ख़राब छपी हुई है। नहीं, सवाल उसमें से बना रहा है एग्जामिनर, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। सवाल मुकदमा शेर व शायरी से बराबर आ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे। सवाल अकबर इलाहाबादी, सवाल नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल और इन लोगों पर सवालात, इनकी नज़मों पर बार बार, जोश पर बार बार सवाल आ रहे हैं, आप क्यों इनकी नज़मों का मुताला नहीं करेंगे। नज़मों के कितने शायर हैं, गिनती पर गिने जा सकते हैं, जिन पर अख्तर शिरानी, जिन पर बार बार सवालात पूछे जाते हैं। तो कहने का मकसद ये, उर्दू अदब के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, और जो चंद किताबें मैंने बताई इनसे आप शुरुआत करिए। लेकिन इस वक्त की अहम ज़रूरत पहला हिस्सा है, इस वक्त उसे करिए। एडवर्टीज़मेंट आ जाएगा, या आप बदलने के लिए, जायका बदलने के लिए फ़र्स्ट पार्ट करते करते तारीख़ अदब उर्दू की किताब उठा लें, राम बाबू सक्सेना की हो या इसके अलावा और बहुत से राइटर हैं, आप बेहतर जानते हैं, उनकी तारीख़ अदब उर्दू उठा लें, उसको पढ़ना शुरू कर दें, और अहम अहम फैक्ट्स जो हैं उनको याद करना शुरू कर दें। एक किताब पर लिखना शुरू कर दें, कॉपी पर। उर्दू की गुमशुदा कड़ियाँ नेट के लिए आती है, उसको भी देखें। नेट में ज़्यादा सिलेबस था, पुराना नेट का जो सिलेबस है, उर्दू की गुमशुदा कड़ियाँ उसको भी देखें। उसमें जो फैक्ट्स हैं वो आसानी से एक जगह जमा कर दिए गए हैं। शायरों की वफ़ात है, पैदाइश है, और सन्न वफ़ात है, सन्न पैदाइश है, जगह है, और फिर इसके अलावा
तखल्लुस पूछ लिए जाते हैं, आप बेहतर जानते हैं। इन किताबों को करें। क़वाइद उर्दू है मौलवी अब्दुल हक़ की, जिससे आप उर्दू ग्रामर को भी मजबूत करें। गर्ज़ ये है कि सिलेक्शन हो जाना काफ़ी नहीं है। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको फ़र्स्ट पार्ट क्यों मजबूत करना है, क्योंकि जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि मैं सिर्फ उर्दू में अच्छा हूँ, मैं क्लास के अंदर अच्छा हूँ, बल्कि स्कूल में क्लास से बाहर भी बहुत सारे काम होते हैं ना। एनुअल डे होता है, ऑफिस से काम होते हैं, आपस में बातचीत वाले काम होते हैं, न जाने कितने काम करने पड़ते हैं। असेंबली में कोई अनाउंसमेंट करना है तो आपको और चीज़ें भी तो सीखनी ही है ना, तो क्यों ना अभी से सीखें। स्कूल में जाने के बाद फिर थोड़ी बहुत हमें शर्मिंदगी होती है कि यार मुझे तो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, कैसे लिखूं, प्रिंसिपल से छुट्टी लेनी है, कैसे एप्लीकेशन लिखूं, हिंदी में लिखना नहीं आता। तो भाई ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी तैयार, सिस्टम के साथ, जो सिस्टम है उसी के साथ चलते हुए अपना जो काम है उसको करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप अपने मशवरात हमें ज़रूर दें। बहुत सारी गलतियाँ वीडियो में हुई होंगी, आप उन्हें नज़रअंदाज करें। जो काम की बातें हैं उन पर ध्यान दें, एक मरतबा दो मरतबा सुने, और बस शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मशवरा ज़रूर दें। आपकी समाअतों का शुक्रिया।